ड्रामा की शुरुआत में एक यूनिवर्सिटी में अचानक से ज़ॉम्बीज का हमला होता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और सारे स्टूडेंट्स अपनी जान बचाकर भागते हैं। वहीं निंग किसी प्रोफेसर विराज को कॉल करके अपनी मोम के बारे में पूछती है। विराज कहता है तुम्हारी मोम मेरे पास सेफ है, तुम अपने भाई नोनी को लेकर कोई सेफ जगह चली जाओ। पर निंग को अपने भाई के बारे में कोई खबर नहीं थी। वहीं प्रोफेसर न्यूज में देखता है कि पूरे शहर की हालत बिगड़ चुकी है। वो एक बॉक्स को ओपन करता है जिसमें कोई सीरम रखी होती है और उसके पास ही वेंटिलेटर पे निंग की मोम लेटी होती है। इधर निंग को अपने भाई नोनी की चिंता होती है और नोनी अपने ग्रुप के साथ था जो बिल्डिंग की बालकनी में चला आता है। तभी वो सामने की बालकनी में अपनी बहन को देखता है और तुरंत उसे कॉल करता है। जब निंग अपने भाई को सही सलामत देखती है तब जाकर उसकी सांस में सांस आती है। पर इनमें से किसी को नहीं पता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और अचानक ये ज़ॉम्बीज़ कहां से आ गए। पीयू कहता है लाइब्रेरी का भी काम चल रहा है तो वहाँ पर कोई नहीं होगा। हालांकि वहाँ जाना इतना आसान तो नहीं है पर वो जगह सेफ है। अब ये सब लोग कैसे भी करके वहीं पर मिलने का फैसला करते हैं। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। आज से 6 महीने पहले नोनी अपने ग्रुप के साथ ज़ॉम्बी वाली शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है। लिली इनकी मेन एक्टर थी और थाई इनका डायरेक्टर था। ये सब दोस्त मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनाने में लगे थे। वहीं निंग प्रोफेसर विराज से मिलती है। विराज कहता है कि मैंने तुम्हारी मोम के रिजल्ट्स मिस्टर पेट्रोन की लैब तक भेजे हैं। उनके बेटे को भी सेम बीमारी है। पेट्रोन बीमारी का इलाज यानी क्योर की रिसर्च के लिए फंड देने को तैयार है, पर ये बात टॉप सीक्रेट है। ये बाहर आ गई तो हम बच नहीं पाएंगे। इस बीमारी या रिसर्च के बारे में हम किसी को नहीं बता सकते। निंग कहती है तो आप मेरी मोम को लैब में चूहे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। विराज कहता है नहीं, मैं रिसर्च का हेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। निंग पूछती है पर मैं ही क्यों? तो विराज कहता है क्योंकि तुम बेस की टॉपर और यहाँ तक कि कई प्रोफेसरों से बेटर हो। अगर तुम्हारी मोम को ये बीमारी नहीं होती तो भी मैं तुम्हें ही चुनता। तो बताओ क्या तुम अपनी मोम को बचाने में मेरी हेल्प करोगी? ये सुनकर निंग समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए। वो सीधा जाकर अपने दोस्तों को पूरी बात बताती है। असल में निंग को डर था कि कहीं दवा फेल हो गई तो वो खुद ही अपनी मोम की मौत का कारण बन जाएगी। जीन कहता है हमें पूरा भरोसा है कि तुम कर लोगी। निंग बताती है कि हम इसके बारे में किसी को बता नहीं सकते, ये टॉप सीक्रेट है। कई देर तक दोस्तों के समझाने के बाद वो प्रोफेसर विराज की रिसर्च में उनका साथ देने को मान जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड सान आता है और वो अपने दोस्तों को बाय बोल के चली जाती है। सान कहता है मैंने तुम्हारे भाई की ट्यूशन फीस भर दी है। निंग उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि जल्दी वो उसके पैसे लौटा देगी। अगले सीन में दोनों निंग के घर पे होते हैं। निंग कहती है मैं मोम को नहाने में उनकी मदद करती हूँ, बाद में हम डिनर पे जाएंगे। सान कहता है अच्छा ये बताओ तुम्हारी मोम के कोमा में जाने से पहले इस बीमारी के सिम्टम्स पहली बार कब दिखे? तो निंग कहती है 6 महीने पहले। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तो सान कहता है मैं अपने परिवार से बात करूंगा, हम तुम्हारी मोम को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। निंग बताती है कि इसकी जरूरत नहीं है, उसने पहले ही कॉलेज के ओनर मिस्टर पेट्रोन से बात कर ली है। सान चौंकते हुए पूछता है क्या तुमने उनसे डायरेक्टली बात की? तो कहती है नहीं, प्रोफेसर विराज ने मेरे लिए उनसे बात की, पर तुम इतना हैरान क्यों हो? तो सान हड़बड़ाते हुए कहता है नहीं नहीं तुमने अच्छा किया। थोड़ी देर बाद नोनी आता है। सान पूछता है मैंने जो कैमरा दिया था वो ठीक है ना? तो नोनी जवाब देता है हाँ, हम लोग एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। रात हो चुकी थी। पहले ग्रुप में नोनी के साथ सान, लिली और उनके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, पर लाइब्रेरी जाने के रास्ते में एक जगह फंस जाते हैं। सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। केविन एक स्पीकर दिखाते हुए कहता है हम इसको बिल्डिंग में लगाएंगे, फिर ऑडियो प्ले करके उनका ध्यान बटाएंगे और रास्ता साफ होते ही निकल जाएंगे। सबको उसके आइडिया में दम लगता है, पर समस्या ये थी कि स्पीकर को जाकर लगाएगा कौन? तभी ब्रावो कहती है मैं जाऊंगी और वो स्पीकर लेके निकल जाती है। केविन ने बताया था कि इसकी रेंज काफी दूर तक है, इसलिए वो कॉलेज के हॉल तक पहुंच जाती है। फिर चुपके से हॉल के बीचों बीच उसे रखकर ऑन करती है तो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। फिर धीरे से वहाँ से निकलती है और अपने ग्रुप के पास वापस चली आती है। इधर दूसरे ग्रुप में निंग के साथ उसके दोस्त भी लाइब्रेरी की ओर आगे बढ़ रहे थे। इनके ग्रुप में एक लड़की के पैर में चोट लगी थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तभी पहला ग्रुप स्पीकर को ऑन करता है और जैसा इन्होंने प्लान किया था सारे ज़ॉम्बीज़ आवाज की तरफ भागते हैं और हॉल में जाकर स्पीकर पे टूट पड़ते हैं जिससे वो बंद हो जाता है। दूसरा ग्रुप भी इसकी आड़ में आगे बढ़ता है। जिस लड़की के पैर में चोट लगी थी उसका बॉयफ्रेंड पाव उसे अपने कंधों पे उठा के भागता है। इनके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा था और भागते भागते पाव अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गिर पड़ता है। अगले ही पल ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और पाव उसे बचा नहीं पाता। उसके जोर से चिल्लाने की वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ भागकर इनकी तरफ आने लगते हैं। निंग और उसके टीम वाले पाव को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और उसकी जान बचाते हैं। पहला ग्रुप भी इनके पास चला आता है और निंग अपने भाई नोनी से मिलती है। इधर प्रोफेसर विराज उस सीरम को देखता है जो उसने बॉक्स से निकाली थी, फिर एक इंजेक्शन तैयार करता है और निंग की मोम कंचना को लगा देता है। वहीं कॉलेज में निंग देखती है कि उसके फोन का सिग्नल गायब है। वो बाकी लोगों से कंफर्म करती है तो किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं होता। लिली कहती है लास्ट टाइम न्यूज में देखा था कि पावर और वाटर सप्लाई भी काटने वाले, पर कब काटेंगे पता नहीं। वो कह रहे थे कि ये कोई बायो टेररिज्म हो सकता है। तभी नाइट को यहाँ पर एक रेडियो मिलता है जो भली भांति काम कर रहा था। रेडियो से पता चलता है कि पूरे शहर की हालत खराब और जितना जल्दी हो सके किसी ऊंची जगह पर चले जाएं। कल सुबह 8 बजे से मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स डेली पेट्रोलिंग करेंगे सर्वाइवर्स को ढूंढने और रेस्क्यू करने के लिए। निंग कहती है कॉलेज में हमारी तरह और भी लोग हो सकते हैं, उन सभी को ये बताना होगा। फिर वो पीआर रूम की तरफ जाने लगती है। उसका भाई नोनी, बॉयफ्रेंड सान और बेस्ट फ्रेंड जीन भी उसके साथ जाते हैं। जैसे ही सान माइक को ऑन करता है निंग अनाउंसमेंट करती है कि मेरा नाम निंग है
है। मेरे साथ 13 लोग हैं जो लाइब्रेरी में रुके हैं। हमने रेडियो में सुना कि 8:30 बजे बिजली और पानी बंद हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि फोन के सिग्नल्स जा चुके हैं, पर कल सुबह ठीक 8 बजे से मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स रोजाना गश्त लगाएंगे और सर्वाइवर्स को ढूंढकर बचाएंगे। जो भी ये मैसेज सुन रहे हो, किसी ऊंची जगह पर चले जाओ, बिल्डिंग की छत या कोई भी जगह जहाँ से ऊपर से साफ दिखाई दे। हम लाइब्रेरी वाली सर्वाइवर्स पार्किंग गैरेज की छत पर जाने वाले हैं। अगर तुम आ सकते हो तो सूरज निकलने से पहले आ जाओ। लाइब्रेरी अभी पूरी तरह सेफ है। तभी लाइट चली जाती है, पर इन्वर्टर अभी भी काम कर रहा था। और जैसा निंग ने सोचा था, इनके अलावा भी कुछ लोग थे जो खुद को ज़ॉम्बीज़ से बचाने की पूरी ट्राई कर रहे थे। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। निंग अपने भाई के साथ गेम खेल रही होती है, पर नोनी की वजह से वो हार जाती है और उस पर गुस्सा करती है। इनकी मोम कंचना खाना लगा रही होती है। नोनी कहता है मेरा फोन हैंग हो गया इसलिए खेल नहीं पाया, तुम्हारा फोन तो नया है, तुम्हें क्या पता। यही सुनकर कंचना पूछती है नया फोन कब लिया? तो पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड सान ने दिया है। कंचना को ये जानकर बुरा लगता है, तो नोनी बात को संभालते हुए कहता है जाने दो ना मोम, का फोन खराब हो गया था। नाश्ता करने के बाद इनकी मोम बाय बोल के चली जाती है। वो स्कूटर लेके अपनी डिलीवरी के काम पे निकल पड़ती है और एक टनल में जाकर रुक जाती है। फिर अपना स्कूटर एक दूसरी लेडी को सौंप देती है और खुद एक वैन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वैन में जो आदमी था वो उसको चेक करता है। कंचना कहती है मेरा एक काम करना, मुझे सेम मॉडल के 2 फोन चाहिए। आदमी कहता है ठीक है। अगले सीन में आदमी उसे एक बिल्डिंग के पास ड्रॉप करता है और पता चलता है कि डिलीवरी बस दिखावा है। असल में कंचना एक साइंटिस्ट है और कोई खुफिया प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। वो हमेशा की तरह कपड़े निकाल रही होती है, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जाकर देखती है तो डॉक्टर ओम फर्श पर पड़ी थी। वहीं मिस्टर पेट्रोन का बेटा जोई अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और इनके साथ सान को देखकर तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। जोई उसकी तरफ बढ़ता है तो वो डर के मारे पीछे हटती है, पर जोई अचानक से गिर पड़ता है और वो जल्दी से इमरजेंसी बटन को दबाती है। अगले सीन में कंचना अपने बॉस से मीटिंग करती है जो निंग कॉलेज का ओनर मिस्टर पेट्रोन था। यहाँ पता चलता है कि कंचना और उसकी टीम एनिसोंग नाम के खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और जो वैक्सीन इन लोगों ने बनाई थी वो गलती से जोई की बॉडी में चली गई, पर वैक्सीन पूरी तरह से तैयार नहीं होने की वजह से धीरे धीरे जोई को मार रही है। कंचना कहती है बहुत हुआ, मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना। पेट्रोन कहता है तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। यही सुनने के बाद कंचना कुछ सोचती है और बताती है कि वो एनिसोंग वैक्सीन को अपने शरीर में इंजेक्ट करेगी, फिर इंजेक्शन भर के वैक्सीन को लगाती है। थोड़ी देर बाद कहती है कल से मैं वैक्सीन का क्योर बनाऊंगी। अब जोई को जो भी होगा वो मुझे भी होगा, पर अगर मेरी बनाई दवा फेल हो जाती है या फिर मैं समय पे दवा नहीं बना पाती तो मेरे बच्चों को तुम परेशान नहीं करोगे। पेट्रोन कहता है पर अगर दवा काम कर गई तो कंचना कहती है अगर सब सही हुआ तो मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी और एनिसोंग प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूंगी। पेट्रोन कहता है ठीक है, अगर तुमने मेरे बेटे को बचा लिया तो हमारे रास्ते अलग होंगे, फिर मैं कभी तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को परेशान नहीं करूंगा। कहानी प्रेजेंट पे आती है। सब लोग बैठ कर सुबह होने का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी थाई चिल्लाता हुआ आता है और अपने भाई थोन को पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है। थाई वही था जो फ्लैशबैक में ज़ॉम्बी फिल्म का डायरेक्टर था और नोनी उसका कैमरामैन होता है। आज भी नोनी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। थाई और उसके भाई के पीछे बाकी लोग भी चले आते हैं। ये देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज एक लाइन में कहीं पे जा रहे हैं। इन सबको ये थोड़ा अजीब लगता है, पर कोई भी समझ नहीं पाता कि ये कहाँ पे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। थोन कहता है मैंने कॉलेज में नोटिस किया था, ऐसा लगा जैसे इन ज़ॉम्बीज में इमोशन है, मुझे तो ये फेक लगते हैं। सान कहता है ये हमें खाते और अपने जैसा बनाते हैं, इतना काफी नहीं है। तभी निंग बोल पड़ती है कि हमें सुबह निकलना है तो सब लोग जाकर थोड़ा आराम कर लो। जिन और पीहू ध्यान रखते हैं और बाकी लोग जाकर आराम करते हैं। लिली अपने घर वालों को बहुत मिस कर रही थी और केविन का हाथ पकड़कर रोने लग जाती है। निंग भी उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और अपने भाई नोनी के बालों को सहलाने लगती है। अगली सुबह सान कहता अगर और लोग होते तो अब तक आ जाते। नोनी कहता क्या पता वो लोग हमारे जितने सेफ ना हो। सान कहता है ठीक है, अलग हो जाओ और कुछ हथियार ढूंढो, फिर सब लोग यहीं पर मिलते हैं, हम गैराज के लिए 7 बजे निकलेंगे। ये सुनते ही सब लोग हथियार ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। तभी सान कहता है जीन तुम मेरे साथ आओ। ये सुनते ही वो चौंक जाता है और चुपचाप उसके पीछे चला आता है। फिर पूछता है क्या हुआ, तो सान कहता है तुम निंग की रिसर्च और विराज के बारे में क्या जानते हो। जिन दंग रह जाता है और पूछता है कौन सी रिसर्च, तो सान कहता है वही जो उसकी मोम के बारे में थी, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया। तो जीन कहता है नहीं बताया, पर तुम्हें क्यों जानना है। सान कहता है तुम्हें क्या लगता है उसकी मोम को क्या बीमारी थी। तभी यहाँ पर थोन आता है जिसके पैर से कोई सामान गिर जाता है और इन दोनों की बात वहीं पर रह जाती है। इधर बाकी लोग अलग अलग तरह के हथियार बनाने में लगे होते हैं। नाइट विंडो से नीचे की तरफ देख रहा होता है और अचानक से कहता है गाइस तुम्हें देखना चाहिए। ये सुनते ही प्रावो और केविन उसके पास आते हैं और देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज कॉलेज की बिल्डिंग में घुस रहे हैं। वहीं लिली को भी आवाजें आती है और दबे पांव दीवार की तरफ आगे बढ़ती है। नीचे देखते हैं तो सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ चुके थे। थाई ध्यान से एक ज़ॉम्बी को देखता है, फिर अचानक से डर के मारे छिप जाता है। लिली पूछती है क्या हुआ, तो कहता है वो यहाँ पर काम करने आए हैं। ये सुनकर लिली चौंक जाती है। अब ये मिलकर फैसला करते हैं कि सब अलग अलग जाकर बाकियों को बताएंगे, नहीं तो कोई ना कोई इनका शिकार बन जाएगा। आप पूछती है पर हम वापस कैसे मिलेंगे, तो पीहू कहता है जैसा तय हुआ था हम सब पार्किंग में जाएंगे। नोनी और निंग के साथ जो लोग थे वो भी हैरान होते हैं कि ये ज़ॉम्बी साफ सफाई क्यों करने लगे। सारे ज़ॉम्बीज अपने रूटीन के हिसाब से चल रहे थे। ज़ॉम्बी बनने से पहले जो काम वो किया करते थे वो ही कर रहे होते हैं। थाई जाकर अपने भाई थोन, सान और जीन को बताता है कि अचानक से ज़ॉम्बीज अंदर आके अपना काम करने लगे हैं। फा और लिली बिल्डिंग से बाहर निकलने की फिराक में थे। लिली
लिली एक विंडो से नीचे उतरती है और चुपचाप बैठ जाती है। अब फा की बारी थी, पर वहाँ पर एक ज़ॉम्बी था जो गार्डनिंग कर रहा था। फा उसे देखकर डर जाती है और वापस अंदर जाकर बैठ जाती है। वो ज़ॉम्बी ठीक लिली के पीछे था और वो अपनी सांसें थाम के बैठ जाती है। तभी फा के फोन में अलार्म बजता है और स्क्रीन खराब होने की वजह से वो उसे बंद भी नहीं कर पाती। अलार्म की आवाज से ज़ॉम्बी लिली को देख लेता और वो जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने से अंदर के ज़ॉम्बीज बाहर की तरफ भागते हैं। लिली जान बचाकर भागती है पर गिर जाती है और वो ज़ॉम्बी उसके पैर में काट लेता है। फा विंडो से नीचे उतरती है और लिली को देखकर उसकी चीख निकल जाती है। ये सुनते ही ज़ॉम्बी उसकी तरफ भागता है, पर लिली ज़ॉम्बी के सामने आकर उसे रोकती है और फा को भाग जाने के लिए कहती है। लिली तो नहीं बच पाती, पर फा यहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर में केविन, प्रावो और नाइट वहाँ से गुजरते हुए लिली को देखते हैं। केविन उसे देखकर काफी भावुक हो जाता है और प्रावो तुरंत यहाँ से निकल जाती है। नाइट केविन को समझा बुझाकर वहाँ से निकालने की ट्राई करता है। वहीं बाकी सभी लोग गैराज तक पहुँच जाते हैं। अब प्लान के मुताबिक इन सबको सीढ़ियों से होकर ऊपर तक जाना था। गैराज के दोनों तरफ आमने सामने सीढ़ियाँ थी। ये लोग दो ग्रुप में सीढ़ियों में पहुँच जाते हैं, पर फा इतनी डर गई थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी आ चुके थे। पाव फा को आवाज लगाता है, पर जैसे ही वो उनकी तरफ आगे बढ़ती है ज़ॉम्बीज सीढ़ियों तक पहुँच जाते हैं। वो डर के मारे जोर से चिल्लाती है और सारे ज़ॉम्बीज मिलकर उसे धर दबोचते हैं। वहीं बाकी लोग पाव को अंदर खींच के दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी केविन पाव के हाथ पे चोट का निशान देखता है और सब लोग डर जाते हैं। इधर नाइट केविन के हाथों को साफ करवा रहा होता है। तभी अचानक लिली को ज़ॉम्बी बनते देखकर घबराते हुए कहता है, केविन जब मैं बोलूं भाग तो जोर से भागना। और केविन हाँ में जवाब देता है। अगले ही पल नाइट कहता है भाग और दोनों भागते हैं। वहीं निंग और उसके साथी छत के ऊपर चले आते हैं और हेलीकॉप्टर को देखकर जोर जोर से चिल्लाते हैं ताकि वो इनको देख सके। पर तभी निंग नोटिस करती है कि उसका भाई यहाँ पर नहीं है और दूसरी ओर की सीढ़ियों तक जाती है जहाँ से वो आने वाले थे, पर वहाँ भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। आवाज भी लगाती है पर कोई जवाब नहीं आता। इधर नाइट और केविन भाग भाग के थक गए थे और पुल के पास आकर थोड़ा आराम करते हैं, पर तभी लिली यहाँ पर पहुँच जाती है और दोनों भागकर पुल में कूद जाते हैं। लिली भी इनके पीछे पुल में चली आती है। तभी ये देखते हैं कि लिली डूब रही है, मतलब ज़ॉम्बीज पानी में तैर नहीं पाते और थोड़ी देर बाद उसकी हरकतें बंद हो जाती है। वहीं पाव ये जानकर रोने लग जाता है कि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बनने वाला है। बाकी लोग उसे शांत करते हैं। तभी पीहू देखता है कि उसके हाथ पर जो बाइट मार्क है उसमें कांच का टुकड़ा है। इधर नाइट और केविन के पास एक दूसरा ग्रुप आता है जो उन्हें बाहर निकालता है। फिर वो लोग पूछते हैं कि ये पानी के अंदर कौन है। जब उन्हें पता चलता है कि वो लिली है तो उनमें से एक पानी में कूद जाता है। वहीं नोनी और बाकी लोग भी बिल्डिंग की छत पे चले आते हैं और सब लोग मिलकर हेलीकॉप्टर वालों को सिग्नल देने की ट्राई करते हैं। पर निंग अभी तक सीढ़ियों में अपने भाई को ढूंढ रही थी और वो देखती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं। वो जल्दी से ऊपर जाती है और सबको यहाँ से भागने के लिए कहती है। हेलीकॉप्टर वाले इन पर गोलियां चलाते हैं और ये लोग ज़ॉम्बीज और गोलियों से बचते हुए सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। फिर अंदर आके दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी नीचे से पीहू, केविन और पाव आते हैं। पाव को देखकर बाकी लोग डर जाते हैं। तब पीहू सबको बताता है कि पाव के हाथ पर बाइट का निशान नहीं है बल्कि चोट लगी है। सब लोग वापस नीचे उतर के पार्किंग एरिया में चले आते हैं। तभी सामने फा को देखते हैं। पाव उसकी तरफ आगे बढ़ता है और फा भी चुपचाप उसके सामने खड़ी हो जाती है। तभी कोई कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधा उसके सर में लगती है। यह कोई दूसरा ग्रुप था जिसने खतरा भांपकर पाव को बचाया होता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। निंग प्रोफेसर विराज के खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। बाद में वो इसकी टेस्टिंग चूहों और बंदरों पर करने के लिए कहती है, पर विराज इसके लिए नहीं मानता। उसका मानना था कि इंसानों पर टेस्टिंग करके ही सही रिजल्ट का पता लगा सकते हैं। जब निंग यहाँ से जा रही होती है तो पेट्रोन का मैनेजर उसे देख लेता है। वो विराज से कहता है निंग को इस मैटर से दूर करो, वो इंसानों पे टेस्टिंग के लिए कभी नहीं मानेगी, हमारे लिए खतरा बन सकती है। इतना कह के वो यहाँ से निकल जाता है और विराज सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। कहानी प्रेजेंट में आती है। दोपहर में सब लोग बैठकर यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जो नया ग्रुप आया था उनमें से दो के पास गन थी। वो लोग पूछते हैं तुमने बताया कि ज़ॉम्बीज रात में कहीं पर जा रहे थे, तो नोनी कहता है मैंने उनकी रिकॉर्डिंग करी थी और वो वीडियो सबको दिखाता है। अब सब लोग मिलकर फैसला करते हैं कि आज रात वो पता लगाएंगे कि ज़ॉम्बीज कहाँ पर जाते हैं और क्या करते हैं। अब जैसे ही रात होती है थोन अजीब सी आवाज सुनकर विंडो से देखता है कि ज़ॉम्बीज आज भी निकल चुके हैं। वो जल्दी से बाकी सबको भी खबर करता है। शांत, थोन और नोनी ये तीनों ज़ॉम्बीज के पीछे जाने का फैसला करते हैं। बाकी दो लोग नए ग्रुप के थे और ये पांचों लोग मिशन पर निकल पड़ते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। प्रोफेसर विराज आंटी जीत को दवा की टेस्टिंग के लिए मना रहा होता है। जीत निंग के कॉलेज में ही काम करती है और उसे लगता है कि शायद कोई कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैल सकती है और ये लोग उसका क्योर बना रहे हैं। वो कहती है अगर मैं ऐसी भयानक बीमारी को रोकने की वैक्सीन बनाने में काम आ सकती हूँ तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी और बिना कुछ सोचे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करती है। विराज बताता है कि उसे इस काम के पैसे भी मिलेंगे, पर ये बात हम किसी को बता नहीं सकते। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास मत जाना, आपका इलाज हम लैब में करेंगे। जीत को पैसों की जरूरत थी और विराज पर भरोसा भी था, इसलिए वो खुशी खुशी उसकी सारी शर्तें मान जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है और जीन उस पल के बारे में सोच रहा होता है जब वो एक दिन कॉलेज बंद होने के बाद वापस आता है और अपने लॉकर में कुछ सामान लेकर वापस जाने लगता है तो प्रोफेसर विराज को देखता है। विराज पूछता है कॉलेज बंद होने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जीन कहता है वो मैं कुछ सामान भूल गया था और जाने
लगता है। तभी नोटिस करता है कि विराज के साथ आंटी जीत और कुछ लोग हैं जिनको वो लेब की तरफ लेकर जा रहा था। इधर ये पांचों ज़ॉम्बीज़ का पीछा कर रहे होते हैं ताकि पता कर सके कि वो रात में कहाँ पे जाते हैं। ये लोग विंडो से देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ एक हॉल में इकट्ठा हो रहे हैं और इनके बीच में कुछ ज़ॉम्बीज़ की बॉडीज रखी है। नोनी सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है और जरूरत पड़ने पर जूम करके बाकियों को दिखा रहा होता है। तभी यहाँ पर आंटी जीत का ज़ॉम्बी आता है और बाकी सब उसे देखकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो इनकी लीडर हो। जीत उन बॉडीज को थोड़ा बहुत खाने के बाद छोड़ देती है और उसके हटते ही बाकी ज़ॉम्बीज़ भी उन बॉडीज पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर ये पांचों सहम जाते हैं। तभी पाव बिल्डिंग से बाहर आके चिल्लाता है क्योंकि फा के खत्म होने के बाद अब वो भी ज़ॉम्बी बनना चाहता है। ये पांचों उसकी आवाज सुनकर दंग रह जाते हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर की तरफ भागते हैं। ये पांचों भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। वहीं निंग और बाकी टीम पाव को बचाने के लिए आती है और इसी अफरा तफरी में सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। प्रोफेसर विराज जीत की बॉडी में वो सीरम इंजेक्ट करता है और कहता है कि याद रखना कोई भी बदलाव दिखे तो डॉक्टर के पास मत जाना, सीधा मेरे पास आना। जीत कहती है ठीक है और बाहर आके अगले आदमी को अंदर जाने के लिए कहती है। जब बाकियों को पता चलता है कि इस काम के बदले पैसे भी दे रहे हैं तो वो लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अगले दिन जीत सीढ़ियों पे चढ़ते हुए थक जाती है। तभी ऊपर से निंग आती है जो पूछती है आंटी क्या हुआ, आप लिफ्ट से क्यों नहीं जाती? तो जीत बताती है कि वो हमेशा इन्हीं सीढ़ियों से जाती है पर पता नहीं क्यों आज वो थक गई। निंग पूछती है मैं आपकी हेल्प करूं? तो कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी। फिर कहती है पढ़ाई पूरी होते ही कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? तो निंग कहती है नहीं, कॉलेज से जाने के बाद भी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये सुनकर जीत काफी खुश होती है और निंग उसे बाय बोल के चली जाती है। अब काम करते समय भी जीत को काफी थकान लगती है और वो एक जगह बैठ जाती है। तभी उसके बेटे का टेक्स्ट आता है जो और पैसे मांग रहा था। दरअसल उसका बेटा बहुत ड्रिंक करता है और पूरे दिन अय्याशियों में जीत की सारी कमाई उड़ा देता है। तभी जीत नोटिस करती है कि उसका पसीना चिपचिपा और अजीब सा है। कहानी प्रेजेंट में आती है। निंग और उसका फ्रेंड जीन दोनों अपनी टीम से अलग होकर विराज की लेब में पहुंच जाते हैं। जीन जोर जोर से रोने लग जाता है तो निंग उसे शांत करती है। तभी वो अचानक से कहता है जवाब दो। निंग कहती है क्या मतलब? तो कहता है तुमने और विराज ने लेब में क्या किया? ये सब कुछ तुम्हारी मोम के इलाज के चक्कर में हुआ ना? निंग कहती है मैंने और विराज ने बस एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो जीन कहता है मैंने देखा था विराज अपने साथ 10 लोगों को लेब में लेकर गया था। ये सुनकर निंग चौंक जाती है और कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन निंग विराज के ऑफिस में जाने का ट्राई करती है पर उसका कार्ड काम नहीं करता। बार बार ट्राई करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता तो वो विराज को कॉल करती है पर उसका फोन बंद था। निंग चुपके से प्रोफेसर की क्लास में जाकर बैठ जाती है। विराज एक जेलीफिश के बारे में बता रहा होता है जो इमोर्टल होती है और अपनी बॉडी से एक विशेष प्रकार का केमिकल छोड़ती है जो उन्हें अमर बनाता है, पर वैज्ञानिक अभी तक उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाए। ये सुनते ही निंग नेट पे कुछ सर्च करती है। असल में उसे अपनी मॉम को ठीक करने का उपाय मिल गया था पर वो श्योर नहीं थी कि ये काम करेगा। तभी विराज उसे देख लेता है और क्लास से बाहर जाने के लिए कहता है। वो चुपचाप उठकर बाहर चली जाती है। जब विराज क्लास से बाहर आता है तो निंग उसे रुकाती है और कहती है हम जेलीफिश की सेल से मॉम को ठीक कर सकते हैं पर मेरा कार्ड काम क्यों नहीं कर रहा और आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? विराज कहता है यहाँ पर ये सब बातें मत किया करो। फिर कहता है स्पॉन्सर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारा काम होल्ड करना होगा, एक बार सब कुछ ठीक हो जाए फिर मैं खुद तुमसे कांटेक्ट करूंगा। इतना कह के वो चला जाता है और निंग ये सुनकर दंग रह जाती है। निंग घर पे आने के बाद भी उसी जेलीफिश के बारे में स्टडी कर रही होती है। वहीं जीत विराज को बताती है कि उसे थकान हो रही है और पसीना अजीब सा निकलता है। विराज कहता है ठीक है मैं ब्लड सैंपल लेता हूँ, अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुई तो सब कुछ यहीं पर रोक देंगे। फिर उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर पे रहने के लिए कहता है। जीत बताती है कि वो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के छुट्टियां नहीं ले सकती, उसके पैसे कट जाएंगे। तो विराज उसे पैसे देने के लिए मान जाता है और ये भी बताता है कि अगर वो डॉक्टर के पास गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी में हमने सीरम इंजेक्ट करी है और अगर ऐसा हुआ तो बड़े लोग जो इसके पीछे हैं वो उसे नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उसने जिस डॉक्यूमेंट पर साइन किया है उनके आधार पर उसे जेल भी हो सकती है। ये सुनकर जीत डर जाती है। उसके जाने के बाद जब विराज उसकी ब्लड रिपोर्ट देखता है तो घबरा जाता है। वो तुरंत उसके ब्लड को चेक करता है तो उसमें कुछ अजीब सी चीज थी जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके पास निंग का मेल आता है जिसे पढ़ने के बाद वो दंग रह जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। निंग और जीन दोनों विराज के ऑफिस में उन्हीं जेलीफिश को देख रहे होते हैं। वहीं नाइट और केविन को पूल के पास जो ग्रुप मिला था वो लोग लिली को भी अपने साथ लेकर आ गए थे और उसे बांध कर रखा होता है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। ये लोग उसे पकड़कर मशरूम्स खिलाते हैं। फिर जब वो शांत हो जाती है तो उसे चेयर से बांधकर बैठ जाते हैं। नाइट बताता है कि मशरूम से ज़ॉम्बीज़ का दिमाग शांत होता है और उसका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही काम करता है। इधर निंग बताती है कि इमोर्टल जेलीफिश किसी मिक्सोसुआ नाम के पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो गई थी। नॉर्मली वो शांत रहती है पर जापान की एक टीम ने अपनी रिसर्च में पाया कि वो जेलीफिश अपना ग्रुप बना रही है और उसकी चपेट में आने के बाद बाकी जीव भी उसी की तरह बिहेव करने लगे थे। जीन कहता है क्या विराज उस जेलीफिश को सीरम बनाने के लिए लेकर आया था? तो कहती है मुझे नहीं पता, उसने मुझे इस मैटर से दूर कर दिया। मैंने जब पहली बार इसके बारे में सुना तो जेलीफिश को लेब में लाने के लिए कहा था पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मुझे पैरासाइट के बारे में पता चला और मैंने उसे मेल किया कि वो इमोर्टल जेलीफिश कितनी खतरनाक है। थोड़ी देर बाद कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मेल भेजने से पहले ही उसने सीरम बना ली हो। जीन कहता है नहीं, हम बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं कह सकते। निंग कहती है ये तो उसके ऑफिस में जाकर ही पता करना होगा। जीन कहता है ठीक
है मैं भी चलूंगा, और दोनों प्रोफेसर के ऑफिस की ओर निकल पड़ते हैं। इधर नोनी और बाकी टीम उस वीडियो को देखती है, पर ये लोग समझ नहीं पाते कि आखिर आंटी जीत को सारे ज़ॉम्बीज अपनी लीडर क्यों मानते हैं। फिर ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद आंटी जीत ने ही इन सबको ज़ॉम्बी बनाया होगा, मतलब जीत ही पहली ज़ॉम्बी थी, इसीलिए सारे ज़ॉम्बीज उसे अपनी पेरेंट मानते हैं। वहीं प्रोफेसर के ऑफिस में जिन को एक तस्वीर मिलती है और वो इसे निंग को दिखाता है। निंग फोटो देखकर चौंकते हुए कहती है ये तो नोनी के बचपन की फोटो है, पर मेरी मोम और भाई की फोटो विराज के पास क्यों है। फोटो के पीछे 8 जुलाई 2003 उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। यहाँ पर एक सेब था जो ये लोग खोल नहीं पाए। जिन कहता है एक बार ये डेट ऑफ बर्थ ट्राई करके देखो। निंग पहले तो मना करती है, पर जब वो फिर से कहता है तो वो जाकर सेब के कोड में 8 जुलाई 2003 डालकर देखती है और अगला ही पल वो सेब अनलॉक हो जाता है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। सेब में इन्हें कुछ फाइलें मिलती हैं और ये वही डॉक्यूमेंट्स थे जिन पर विराज ने जीत और बाकी लोगों से साइन करवाया था। तभी जीन को यहाँ पर एक पेन ड्राइव मिलती है। इधर नोनी और बाकी लोग गुत्ती को सुलझाने में लगे थे। इन्हें लग रहा था कि ज़ॉम्बीज एक दूसरे को परिवार मानते हैं और इनके परिवार की मुखिया आंटी जीत है। और आंटी जीत को भी तो किसी ने ज़ॉम्बी बनाया होगा। वो ज़ॉम्बी कौन था और क्या वो उसे अपना पेरेंट मानती है। अब ये सब लोग मिलकर आंटी जीत को किडनैप करने की प्लानिंग करते हैं ताकि बाकी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सके। वहीं जीन और निंग उस पेन ड्राइव को पीसी में लगाते हैं जो इन्हें सेब से मिली थी। पेन ड्राइव में एक वीडियो होता है जिसमें विराज अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। प्रोफेसर विराज और कंचना पहले एक ही संस्था में थे। ये लोग किसी गैर कानूनी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और जब कंचना को इसके बारे में पता चला तो उसने पुलिस को सब कुछ बताकर खुद जेल जाने का फैसला किया। हालांकि प्रोफेसर विराज ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी और सारा इल्जाम खुद पर लेने की ठान ली। पर बाद में जब उसे पता चला कि उसके पेट में प्रोफेसर विराज का बच्चा है तो जेल जाने का प्लान कैंसिल करके अपनी बच्ची निंग को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली गई। दुनिया की सबसे अच्छी साइंटिस्ट अपने बच्चों के लिए छोटे मोटे काम करने लगी, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाई जा रही थी कि वो अपने बच्चों को वो लाइफ नहीं दे पा रही जो उन्हें मिलनी चाहिए। फिर एक दिन निंग की स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है। हालांकि सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ सही था पर फिर भी उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती। निंग का साइंटिस्ट बनने का सपना टूट जाता है। कुछ दिनों बाद होटल में ऑर्डर लेते हुए कंचना अपने पुराने दोस्त को देखती है जो पहले उसका कलीग भी था। वो उससे 15 साल बाद मिलकर काफी खुश होती है। उसका दोस्त फाओ कहता है कि मेरा बॉस तुमसे मिलना चाहता है, उसने तुम्हारे लिए जॉब ऑफर की है। ये सुनकर वो दंग रह जाती है और पूछती है तुम्हारा बॉस कौन है। तो फाओ एक टीवी की ओर इशारा करता है और जब कंचना टीवी में मिस्टर पेट्रोन को देखती है तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। अगले सीन में वो मिस्टर पेट्रोन से बात करने उनकी वेन में जाती है, पर वो आदमी खुद मिलने के बजाय कॉल करता है और बताता है कि वो एक एनीसोंग नाम का प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, एक ऐसी रिसर्च जो आज तक कभी नहीं हुई। कंचना ये सुनते ही काम करने से मना करना चाहती है, पर तभी उसे पता चलता है कि निंग की स्कॉलरशिप मिस्टर पेट्रोन की वजह से रिजेक्ट हुई है। वो समझ जाती है कि अपने बच्चों के फ्यूचर को बचाने के लिए उसे इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हाँ कहनी होगी। अब यहाँ से कहानी उस समय में जाती है जब कंचना ने यह सब प्रोफेसर विराज को बताया था। वो बताती है कि पेट्रोन चाहता है कि वो मरने के बाद भी अमर रहे, उसकी बॉडी ना गले ना सड़े, वो किसी जिंदा इंसान की तरह बनी रहे ताकि उसका एम्पायर हमेशा उसी के नाम पे रहे। वहीं कंचना ने जब इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया तो एक दिन उसकी कलीग डॉक्टर ओम पेट्रोन और उसके बेटे जोई का ब्लड सैंपल ले रही होती है। तभी जोई उसे गलत तरीके से टच करता है। फिर एक दिन जब डॉक्टर ओम लैब में होती है तो अचानक जोई वहाँ पर अपने दोस्तों को लेकर आता है और इन दोस्तों में सान भी था। जोई डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। डॉक्टर उसे रोकने की बहुत ट्राई करती है पर वो नहीं रुकता। ये देखकर सान भी आगे आता है पर जोई का एक दोस्त उसे चुपचाप खड़े रहने के लिए कहता है। इसी हाथापाई में डॉक्टर ओम के हाथ एनीसोंग सीरम का इंजेक्शन लग जाता है और वो इसे जोई की गर्दन में घोंप देती है। जोई डॉक्टर से दूर होता है और इंजेक्शन निकाल कर देखता है, फिर गुस्से में डॉक्टर को वहीं पर खत्म कर देता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कंचना दौड़ कर आती है। जोई की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पेट्रोन डॉक्टर ओम के केस को वहीं पर निपटा देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद जब पेट्रोन कंचना से मीटिंग करता है तो कंचना भी उस सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। अगले दिन से ही वो इसका क्योर बनाने में लग जाती है, पर कई दिनों की मेहनत के बाद भी वो उसकी दवा नहीं बना पाती। फिर एक दिन वो विराज के बारे में मिस्टर पेट्रोन को बताती है और विराज से मिलकर उसे नोनी के बारे में बताती है। विराज को जब पता चलता है कि नोनी उसका और कंचना का बेटा है तो वो काफी इमोशनल हो जाता है। कंचना कहती है बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी और विराज इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मान जाता है। फिर कुछ ही दिनों में कंचना कोमा में चली जाती है और विराज मिस्टर पेट्रोन की टीम ज्वाइन कर लेता है। जेलीफिश का यूज करके विराज क्योर बना लेता है और उसे इंसानों पर ट्राई करके देखता है, पर तब तक उसे पता ही नहीं होता कि जेलीफिश किसी पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो गई थी। मतलब उसी क्योर से लोग ज़ॉम्बीज बने हैं। हालांकि बाद में उसने नॉर्मल जेलीफिश से क्योर बना ली थी जो शायद सही से काम करेगी। पूरी बात सुनते ही निंग गुस्से में स्क्रीन को तोड़ देती है। इधर नोनी सान और बाकी लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे भी करके उन्हें आंटी जीत को पकड़ना है ताकि बाकी ज़ॉम्बीज को अपने वश में कर सके। वहीं निंग और जिन को प्रोफेसर के ऑफिस में एक सीरम मिलती है। जिन उस पर लिखी डेट को देखकर कहता है इस पर 15 लिखा है। वही दिन जब ये सब शुरू हुआ, मतलब ये सीरम नहीं है, ये वही वाली है जो नॉर्मल जेलीफिश से बनी है। पर सीरम यहाँ पर है तो तुम्हारी मोम कहाँ पर है। फिर समझाता है कि विराज चाहे कैसा भी हो पर तुम्हारी मोम को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हमें इस सीरम को यहाँ से बाहर निकालना होगा, क्या पता हम इससे ये सारी तबाही रोक सके। और निंग हाँ में जवाब देती है। अब ये जितने भी सबूत थे वो सारे अपने बैग्स में डालते हैं। जिन उस पेन ड्राइव को
को निंग को सौंप देता है और दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और 15 तारीख का दिन दिखाया जाता है। जिन कर्मचारियों ने विराज से सीरम ली थी वो सब अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। आसपास के लोग उन्हें संभालने के लिए आते हैं पर वो सारे कर्मचारी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहे थे। इन सब में आंटी जीत भी होती है जिसने सबसे पहले सीरम ली थी। फिर अचानक से वो सारे ज़ॉम्बीज इंसानों पर टूट पड़ते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। सुबह हो गई थी। आंटी जीत हमेशा की तरह काम करने आती है और ये सभी लोग जाल बिछाकर खड़े होते हैं। वो इनके फ्लोर पर जैसे ही पहुंचती है नोनी सबको सिग्नल देता है पर तभी यहाँ पर निंग और जिन भी चले आते हैं। जीत उनको देख लेती है पर कुछ नहीं करती। शायद वो अपने रूटीन की तरह निंग को भी अभी तक नहीं बोली थी पर नोनी को लगता है कि उसकी बहन खतरे में है और वो खुद को चारा बना के जीत को अपनी तरफ बुलाता है। उसके यहाँ पर आते ही सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं। निंग और जिन को इनका प्लान पता नहीं था। जिन खतरे को देखकर आंटी जीत पर गोलियां चलाता है और वो खत्म हो जाती है। सान गुस्से में उसे पीटने लग जाता है और बाकी लोग सान को शांत करते हैं। तभी इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज की आवाज सुनाई देती है। सब लोग मिलकर निंग और जिन को पूरी बात समझाते हैं। रोन कहता है जब बाकी ज़ॉम्बीज को पता चलेगा कि उनके लीडर को हमने खत्म कर दिया तो वो लोग हम में से किसी को नहीं छोड़ने वाले। जिन सबको एनिसोंग प्रोजेक्ट और ज़ॉम्बीज के बारे में सब कुछ बताता है। जिसके बाद निंग सान से पूछती है कि उसने लैब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो सान बताता है कि एक रात जोई ने ज्यादा पी ली और हम सब दोस्तों को अपने साथ चलने के लिए कहा। मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लैब में जाने के बाद ऐसा कुछ होगा। पेट्रोन की धमकियों की वजह से मैं किसी को कुछ नहीं बता पाया। मुझे इस बात का अफसोस है। इधर पेट्रोन के आदमी विराज और कंचना को पकड़कर उसकी लैब में ले आते हैं। डॉक्टर बताता है कि कंचना ठीक हो रही है। मतलब जो सीरम विराज ने कंचना को दी वो काम कर रही है। पेट्रोन कहता है तुमने अच्छा काम किया। अब तुम जोई के लिए सीरम बनाना शुरू करो। विराज चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला। जोई की सीरम कॉलेज में निंग और नोनी के पास है। उन्हें बचा कर लाओ, सीरम मिल जाएगी। अगले ही पल पेट्रोन एक रेस्क्यू टीम तैयार करता है और कहता है ध्यान रहे केवल उन दोनों को ही बचा पाएंगे। और विराज हाँ में जवाब देता है। वहीं इन सबको लग रहा था कि अगर आंटी जीत के ब्लड से कोई ज़ॉम्बी बनता है तो ये सारे ज़ॉम्बीज उसे लीडर मानेंगे और यही एक रास्ता है बचने का। पर किसी को भी पूरा विश्वास नहीं था कि आइडिया काम करेगा। निंग अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है और आंटी जीत के ब्लड से एक इंजेक्शन भरती है। पर जैसे ही वो लगाने वाली होती है जिन अपनी गन नोनी पे तान देता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। तभी गेट तोड़कर ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं और ये सब लोग भागते हैं। चारों तरफ ज़ॉम्बीज की पूरी सेना थी। बचते बचाते ये लोग बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाते हैं पर ज़ॉम्बीज गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर को देखकर निंग हाथ में उस सीरम को लेकर दौड़ती है और उन्हें सिग्नल देने की ट्राई करती है। हेलीकॉप्टर में विराज था जो इन्हें देख लेता है और अगले ही पल हेलीकॉप्टर आके इनकी बिल्डिंग पे लैंड हो जाता है। निंग के साथ दो और लड़कियां भागकर जाती है पर वो लोग निंग को अंदर लेके बाकी दो को दूर रहने के लिए कहते हैं। विराज नोनी को आवाज लगाता है। नोनी नहीं जाना चाहता पर सान उसे जबरदस्ती धक्का मार के जाने के लिए कहता है। नोनी थोड़ा आगे जाके रुक जाता है फिर अपनी दोस्त की तरफ इशारा करता है। उसकी दोस्त के हाथ में आंटी जीत की ब्लड का इंजेक्शन था। नोनी अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है और उसकी दोस्त उसके गर्दन में वो इंजेक्शन घोंप देती है। ये देखते ही निंग खुद को संभाल नहीं पाती और हेलीकॉप्टर यहाँ से जाने लगता है। सारे दोस्त नोनी के पास दौड़ कर चले आते हैं। तभी यहाँ पर नाइट और केविन जिस ग्रुप के साथ थे वो लोग भी यहाँ पर चले आते हैं। अब 1 महीने बाद हम देखते हैं डॉक्टर कह रहा होता है कि जोई की बॉडी नॉर्मल होना शुरू हो गई है और कंचना बिल्कुल ठीक है, तो क्या हम इसे होश में ला दें? पेट्रोन कहता है नहीं, अभी इसे कुछ दिन और सोने दो। तभी एक आदमी आकर बताता है कि विराज और निंग भाग गए हैं। ये सुनते ही पेट्रोन चौंक जाता है और सब लोग उसी तरफ भागते हैं। उनके जाते ही कंचना अपनी आंखें खोलती है। वही नोनी को दिखाया जाता है जिसे रस्सियों से बांध कर रखा था और अब वो सभी ज़ॉम्बीज का लीडर बन चुका था। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक फॉर वॉचिंग।